खुशामदीद। 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम सलाम जेके की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। हस्ब दस्तूर और हस्ब वादा आपके सामने सुबह सुबह आने की कोशिश करते हैं और आपको बाखबर करते हैं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से, बल्कि मुल्क भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है और दुनिया भर की कुछ अहम तरीन वाक़ात से भी आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। सामीन नाज़रीन, आज की नशरियात में जहाँ शुरुआत जम्मू कश्मीर से ज़रूर हम बात करेंगे, आपको अहम तरीन फैसलों से आगाही दिलाएंगे। वहीं पर 9:40 का वक्त होगा जब जो प्रोग्राम का सेट फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप और हम बात करेंगे, यानी हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाएंगी आपके लिए। आप बराह रास्त कॉल करेंगे इस प्रोग्राम में और आप अपनी बात हुकूमती सतह तक पहुंचाने के अहल होंगे। घर बैठे आप कॉल करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। वहीं जहां एक तरफ से ये प्रोग्राम हमारा सेट रहता है, आप हमारे साथ टीवी पर इस वक्त मुखातिब हैं, हम आपके सामने हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ तब तक 9:40 तक कैसे ज्वाइन करेंगे? उसके लिए आप हमारी अवामी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, जहां पर आप मैसेज के ज़रिए से हम तक अपनी बात रख सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए। ज़रूर आपसे वादा है कि उन सभी मामलात को और उन सभी बातों को आहिस्ता आहिस्ता करके हम कोशिश करते हैं कि उन्हें शामिल प्रोग्राम करवाया जाए। तो फिलहाल बढ़ते हैं प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आगे और आप सबसे पहले बताते हैं कि आज का दिन माजी के अंदर क्या कुछ कह रहा है और क्या कुछ सबक वो पढ़ा चुका है हमें, जिसे याद आज दिलाएंगे हमें आसिफ रशीद। गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी रहेगा, लेकिन आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज खास क्या है वो जरा आपको बताते हैं। 5 तारीख है फरवरी की और 1630 में आज ही के दिन सिख गुरु हरराय जी की पैदाइश हुई। 7वें गुरु थे। और 1971 में आज ही के दिन अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा, यानी जो खलाबाज थे वो चांद पर पहुंचने में कामयाब रहे। 1971 और तारीख थी 5 फरवरी। 1989 को आज ही के दिन आखिरी सोवियत फौजें जो कि अफगानिस्तान से पसपाई करके चली गई। और 1958 में आज ही के दिन जमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र के दूसरे सदर मुंतखब हुए थे। तारीख थी 5 फरवरी, साल था 1958। इसके अलावा 1870 में आज पहली बार ऐसा हुआ था जब फिल्म दिखाई गई थी, जहां पर फिलाडेल्फिया में पहली मरतबा फिल्म दिखाई गई, यानी दुनिया के अंदर कहीं मरतबा भी इस तरीके से प्रेजेंटेशन 1870 में पहली मरतबा आज के रोज हुई थी। साल 1900 में बरतानिया और अमेरिका के दरमियान पनामा कैनाल का एक बड़ा मुआहिदा हुआ था। बाद में ये टूटा, फिर से 1952 में हुआ, लेकिन 1900 में जाकर तकरीबन 120-22 साल कबल पहली मरतबा अमेरिका और बरतानिया एक साथ आए थे और इस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। क्यूबा का मुल्क 1904 में आज ही के दिन 5 तारीख फरवरी की अमेरिकी कब्जे से आज़ाद हुआ और आज के दिन आज़ादी का दिन क्यूबा की तरफ से मनाया जा रहा। अफ्रीका का छोटा सा मुल्क है, छोटी आबादी वाला, 1904 में अमेरिकी कब्जे से आज के दिन आज़ाद हुआ था। और 1783 में इटली के शहर क्लाबिरिया में शदीद जल्जला हुआ, जिसमें आज ही के दिन 30,000 लोगों की जान गई, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो बेघर हुए थे 5 फरवरी 1783 को। चलिए जी, फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज श्रीनगर की सबसे बड़ी खबर क्या है। और अभी तक की श्रीनगर की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आ रही है कि श्रीनगर के अंदर एक मुख्तसर सी झड़प हुई है पुलिस के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, और उस झड़प के अंदर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस की तरफ से अभी तक की गई है। श्रीनगर का जकूरा इलाका, जहां पर अलल सबा सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बड़ी कामयाबी मिली, दावा किया है जी आईजीपी कश्मीर ने। और आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि 2 इंतहाई मतलूब मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और उन हलाकशुदा मिलिटेंटों में एक वो मिलिटेंट भी है जिसने पुलिस कांस्टेबल को अनंतनाग के अंदर गोली मारी थी। गुलाम अली मोहम्मद गनाई जो अनंतनाग के हसनपुरा इलाके के थे, वो उस शूट आउट में मुलविस थे और वो इस एनकाउंटर के अंदर मारा गया है। और इनका ताल्लुक
टीआरएफ तंजीम, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि लश्कर का दूसरा नाम है, उस सिलसिले में इस नाम को जो है, ये नाम जो है वो सामने रखा गया है। 2 टीआरएफ के मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। थोड़ी देर पहले आईजीपी कश्मीर ने खुद ट्विटर पर इसका ट्वीट करते हुए कहा कि 2 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक एलईटी या टीआरएफ से है वो मारे गए हैं जी ज़ुकुरा श्रीनगर के अंदर, और उनमें से एक मिलिटेंट इखलाक हज्जाम जिसका नाम बताया गया है वो इन्वॉल्व था जी हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद हसनपुरा अनंतनाग के अंदर जो थे उसके इसमें जो शूट आउट में। तो इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि 2 पिस्टल और कुछ और असला जो है वो वहाँ से बरामद कर दिया गया है। और ज़रा तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल इस्लाम भी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, बड़ा शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आईजीपी कश्मीर साहब का आज सुबह का ट्वीट, 2 मिलिटेंट श्रीनगर के नवाही इलाका ज़कुरा के अंदर मारे जाने की तस्दीक उनकी तरफ से की गई है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास, और क्या अब ये एनकाउंटर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया या अभी भी सर्च अकॉर्डिंग चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। आज अलग सुबह शहरी से पहले श्रीनगर के नवाही इलाका ज़कुरा में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इतला थी कि इलाके में 2 मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बाद में पुलिस ने कम वक्त में ही इनका ताल्लुक एलईटी यानी इसका जो शेडो नाम रखा गया है टीआरएफ, उसके साथ जतलाया और बाद में कहा कि दोनों मिलिटेंट जो है उन्हें मारा जा चुका है, जिसमें से मिलिटेंट इखलाक हजाम के बारे में बताया गया कि वो हालिया दिनों एक पुलिस एहलकार के पे हमला करने में मुलविस था। इस तरह से दोनों मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन आपको याद होगा कि हारवन इलाके में भी कुछ माह कबल बीते साल में इसी तरह से कम वक्त में शहरी से कबल फायरिंग शुरू हुई और खत्म भी हुई। उसी तरह पे ये मुख्तसर शूट आउट हुआ, जिसमें बताया जाता है कि दोनों मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और इलाके में इस वक्त जो है पुलिस की टुकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि ऑपरेशन क्लोज हो गया है और ये 2 मिलिटेंट मारे गए हैं? और क्या ये किसी मकान के अंदर थे, कहां पर थे, इस बारे में कोई इत्तला पुलिस की तरफ से दी गई है? देखिए, मिलिटेंटों की मौजूदगी इलाके में बताई गई है, लेकिन क्या ये इंडोर्स थे या आउटडोर्स थे, क्योंकि ज़कुरा में हमने देखा कि बीते साल और इस साल में पहला इनकाउंटर इस एरिया में था। और अभी पुलिस ने इतनी ज्यादा तफसीलात शेयर नहीं की, लेकिन इतना जरूर जिस वक्त आप शहरी की बात करते हैं तो हो सकता है कि यह मैदान से किसी एक इलाके से दूसरी तरफ जा रहे हों और इनकाउंटर पेश आया हो। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है डिप्लॉयमेंट जो है जिस एरिया में रखी गई थी, जिसमें मोबाइल बंकर्स वगैरह शामिल थे, उन्हें वहां से आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेके आए हैं, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि ज़कुरा ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया। लेकिन कुछ इलाकों में जाते जाते सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है, लिहाजा कुछ 1 घंटे के बाद मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल, बने रहिएगा। थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे एक और बड़ी खबर को लेकर। फिलहाल श्रीनगर से ये खबर कि ज़कुरा इलाके के अंदर लश्कर या टीआरएफ के 2 मिलिटेंट जो है वो अभी तक मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन लगभग क्लोज हो गया है और वहां से हथियार बरामद करने का दावा भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात एक और बड़ी खबर की ओर करते हैं। और बड़ी खबर आपको याद होगा कि रात देर गए इसी स्टूडियो से आसिफ रशीद ने आपके सामने रखी थी। और इस वक्त अपने नाजरीन के लिए, यानी जो सलाम जेके के नाजरीन है और एंटायर इंडिया के अंदर, इस पैन इंडिया के अंदर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए जरा दोबारा इस खबर को बताते चले कि हदबंदी कमीशन का मामला अब आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहा है। और हदबंदी को लेकर एक और रिपोर्ट एसोसिएट मेंबर्स को सौंप दी गई है। रात देर गई की डेवलपमेंट है, जहां पर हदबंदी कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने एसोसिएट मेंबर्स को एक और अबूरी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। और उस अबूरी रिपोर्ट के अंदर जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास है, 2-3 चीज़ें काफ़ी नुमाया है। एक ये कि जो पहले रिपोर्ट आई थी, जिस तरीके से जम्मू और श्रीनगर के अंदर कुछ सीटों में इजाफा किया गया था, उसमें किसी किस्म का कोई तरमीम नहीं है। दूसरा कि 90 असम्बली हलकों की हदबंदी के हवाले से बात की गई है। और तीसरी बात जो इसमें है वो ये भी है कि लोकसभा की हदबंदी के हवाले से भी एक हाशिए के अंदर कुछ चीज़ें जो वो तहरीर की गई है। और इसके साथ साथ हदबंदी कमीशन ने 14 फरवरी तक एतराज़ात जमा करने की बात दोबारा से कमीशन की तरफ से एसोसिएट मेंबर्स को कही गई है कि आप
14 फरवरी तक तहरीरन इन सभी मामला पर अपनी बात रख सकते हैं, जिसके बाद मजाज होगा जी कमीशन की वो आपकी बात को माने या न माने। तो फिलहाल सजेशन 14 फरवरी तक होगी। पैनल ने अपनी एक और रिपोर्ट सामने रखी है, यानी ये दूसरी रिपोर्ट होगी जो एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर की गई है। बड़ा सवाल ये है कि 6 मार्च जब डिलिमिटेशन कमीशन, हदबंदी कमीशन की मियाद मुकम्मल होगी, क्या 6 मार्च से कबल वो अपनी तहकीकी रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट मंजर आम पर ला सकेगी? एक बड़ा सवाल है। या कुछ माह का और एक्सटेंशन डिलिमिटेशन कमीशन को मिलेगा? दोनों चीज़ें जो है वो इस वक्त चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जनाब, हदबंदी जिस तरीके से अभी काम कर रही है इसमें अब बहुत कम वक्त लगेगा। और दिल्ली के गलियारों से यहाँ तक भी खबर आ रही है कि माह अक्टूबर के आते आते बिगिल चुनाव का कहीं ना कहीं बच सकता है, इस तरीके की इतलात भी है। वहीं पर कल ही जिस तरीके से हदबंदी कमीशन ने अपनी एक और रिपोर्ट सामने रखी है, उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा बन रही है। जी आसिफ, पिछले साल 18 तारीख को यानी 18 फरवरी को इसी महीने में आज से ठीक 1 साल पहले पहली मीटिंग हुई थी एसोसिएट मेंबरान के साथ, और उसके बाद 20 तारीख को एक और मीटिंग होती है 20 दिसंबर को पिछले साल में, यानी 2021 में 2 मीटिंग्स हुई। और पेशरफ तब जाकर हुई जब ये लगभग चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि अभी पूरा प्रोसेस जो है डिलिमिटेशन का वो लास्ट जब तक रिपोर्ट आती है, अपनी शक्ल दी जाती है उस रिपोर्ट को, तब तक बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे गुजरना है, जहां पर एक एक करके जायजा लेकर आगे बढ़ना है डिलिमिटेशन कमीशन को। लेकिन उससे पहले एसोसिएट मेंबरान के साथ ये रिपोर्ट आना तय थी, और तौसी मुद्दत जो है कमीशन की वो 6 मार्च को ख़त्म भी हो रही है। लिहाजा 1 महीना जब उस मुद्दत को ख़त्म होने को रहा है, ऐसे में ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। इसमें रात देर गए हमने 2 चीज़ें आपको बताई थी कि जम्मू का एक एरिया इसमें मेंशन किया गया है, जिसके अकबर लोन साहब ने तस्दीक की थी, और अजस बांडीपुरा का भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे आएंगी और भी आपके सामने रखेंगे, मगर फिलहाल ये है कि 14 तारीख तक का वक्त है। आज से लेकर आप देखेंगे तो फिलहाल 8 से 9 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, चूंकि एसोसिएट मेंबरान हैं तीनों रुकने पार्लियामेंट, तो वो अपने एतराज़ात दर्ज कराएंगे। और इशफाक खबर यह है कि जो पिछले एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं कमीशन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है। जस्टिस नैन मसूदी साहब और दीगर लोगों की तरफ से जो तहरीरन कमीशन के सामने रखा था कि जनाब जिस तरीके से आपने 6 सीटें एक सूबे को और 1 सीट एक सूबे को दी है, वो जनाब सही नहीं है, इसमें आबादी का तनासुब और दीगर चीज़ों का मद्देनज़र रखना होगा। लेकिन उसमें ये जो इंट्रीम रिपोर्ट अभी आई है, इसमें जो हमारी इतलात है उस सभी बातों को नज़रअंदाज किया गया, उस पर कोई भी बात नहीं हुई है। बल्कि हदबंदी जो मुकम्मल की गई है 90 सीटों की, कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर ए है, हल्का इंतखाब नंबर ए है, तो उसमें कौन कौन से गांव रहेंगे, ये बाउंड्री जो है वो तय की गई। और अक्सर कोशिश की गई है ये जो डिवल कंट्रोल वालियाँ थी, जिसमें 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बाउंड्रियाँ थी, उन्हें काट के सिंगल डिस्ट्रिक्ट में करने की कोशिश की गई है। इस तरीके की कोशिश की गई। और जो बड़ी बड़ी थी ज़्यादा, जहाँ पर एक्सेस मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ पर डिवल कंट्रोल को भी थोड़ा सा देखा गया है। लेकिन कोशिश यही की गई है कि 90 सीटों की हदबंदी मुकम्मल हो। रिपोर्ट सामने रखी गई है, इंट्रीम रिपोर्ट है, देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन रात देर गई ये खबर सामने आई थी, इसलिए थोड़ा सा इंतजार हमें आज दिन में करना होगा। बाद दोपहर से हम आपको हर पल की अपडेट जरूर बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से इस इंट्रीम रिपोर्ट को देख रही है। कांग्रेस के खाते में अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी मेंबर ही नहीं है। सो रिपोर्ट डायरेक्टली जो है वो एसोसिएट मेंबर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को मिला है। उनकी तरफ से रिएक्शन क्या कुछ होगा, पार्टियां क्या कुछ कहेंगी, उस पर हमारी गहरी नज़र तो रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एतराज़ सियासी जमातों की तरफ से किया गया था कश्मीर सूबे की, उसे यकसर नज़रअंदाज अभी तक किया गया है, एज इट इज़ रखा गया है। 90 सीटों की हदबंदी की गई और साथ साथ लोकसभा को लेकर भी एक तजवीज़ इस नई बात में रखी गई। SC STs की सीटों को भी आइडेंटिफाई किया गया। ये बड़ी बात इसमें डेवलप हो रही है कि SC और SC की जो ST की जो सीटें हैं जिन्हें तयन करना था, और उसके हवाले से भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कई चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी गई है। तो अब हंगामा और इस पर जो सियासत है वो आज पूरे दिन रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर ये कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, इंट्रीम रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट सामने आई है। 14 फरवरी तक का समय है पार्लियामेंटेरियंस को, जो जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बीजेपी से हैं, जुगल किशोर जी
बीजेपी से है, 2 पार्लियामेंट मेंबर जम्मू से है, और इस तरीके से कश्मीर से जो मोहम्मद अकबर लोन साहब है, हसनैन मसूदी साहब है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है, ये 5 मेंबरों को ये रिपोर्ट रात को सौंप दी गई और 14 तक अब इंतजार करना होगा, फरवरी तक, कि क्या कुछ रिएक्शन इनकी तरफ से रखा जाएगा। जरूर इस पर रिएक्शन हम दिन में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आसिफ आपको जरा एक और खबर की ओर भी लिए चलेंगे और बात बताएंगे कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है। बिल्कुल, बात जरा नौजवानों के हवाले से करते हैं, चूंकि हुकूमत का एक ऐसा इकदाम गुज़श्ता रोज हमारे सामने आया है, एक ऐसा बड़ा फैसला अपने आप में। साल 2019 में कुछ पोस्टें JKSSB में आपने देखी थी कि निकाली गई थी, लेकिन अब जाकर फैसला जो असामियां 31 अक्टूबर 2019 से पहले आई थी उनको PSC और SSRB से वापस लेने का सरकार ने कल मन बनाया और उसके बाद बिलाखिर इस पर हतमी फैसला भी लिया गया। और सरकारी महकमों में जहां पर मुलाजमीन को भर्ती करने वाले बड़े 2 इदारे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, 31 अक्टूबर 2019 से, आपको याद है कि जब से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बनाया गया, 5 अगस्त के फैसले के बाद से सिस्टम पूरी तरीके से तब्दील हुआ और यहां पर सिस्टम चेंज होने के साथ साथ ही कुछ कवायद में भी तब्दीली आई। और 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो सिलेक्शन के लिए भेजी गई तमाम असामियां थी उनको वापस लेने का जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया ने फैसला लिया। वो असामियां जो पुर नहीं की गई हैं, अभी तक रेफर खाली की पड़ी गई थी, उसमें कमीशन ने नोटिफिकेशन दी थी, लेकिन अभी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं चला था, दूसरी चीजें वो सारी वापस मांगी है। अब 2 चीजें जी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तरफ से सियासी नवियत से इसको देखा जा रहा है, एक तरफ से रोजगार की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब रोजगार मिलेगा जी और रोजगार की बड़ी बातें हो रही है, दूसरी तरफ से सरकार अपने ही जो तशहीर शुदा पोस्ट हैं उन्हें वापस ले रही है। एक तो ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है, क्या SSRB या PSC उनको पैसा वापस करेगी, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि उम्र की हद उस वक्त मुकर्रर थी जब उन्होंने फॉर्म सबमिट किया 2019 में, हो सकता है उनमें से कई लोग आज ओवर एज हुए होंगे, तो उनके लिए तो रास्ते बंद हो गए जी। अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। यानी बैक टू बैक कई सवाल हैं जो लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट माना जा रहा है कि जिस तरीके से कल हज़ारों कैंडिडेट्स के सपने कल ख़त्म हुए, क्योंकि जब सरकार ने यह फैसला लिया कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 31 अक्टूबर 2019 तक दिए गए जो पोस्ट दिए गए थे और जो इन्हें फिल नहीं किया गया था, जिनकी सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं हुई है, उन सभी पोस्ट को विड्रॉ करती है, वापस ले मांग रही है, जिसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल जो GAD की तरफ से खत गया इन दोनों इदारों को, उसमें 2 चीजें जो आपने मेंशन की है, पैसे या उम्र है, यानी जिनका उम्र की हदें पार हो गई है, क्या वो दोबारा एग्जाम में बैठेंगे, उनका क्या होगा, क्या ये चीजें क्लियर नहीं की गई है। लेकिन एक चीज जरूर कही गई है कि जिन असामियों में कानूनी चारा जो हुई है और जो अदालत के सामने ज़ेर-ए-इंतवा मामलात हैं वो भी वापस ले लिए गए हैं, वो भी इस खत में मेंशन है। जो ऑलरेडी अदालत के सामने कुछ केसेस इनमें से पेंडिंग थे, यानी उनको भी किसी किस्म की राहत नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें फिलहाल क्लियर होना बाकी है। जिनने ऑलरेडी इनके लिए पैसा दिया है, रजिस्ट्रेशन का अमल होता है, फाइल फिल की जाती है, फॉर्म जो एप्लीकेंट्स लगाते हैं उस पर पैसा खर्च होने वाला, उस पर फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि उम्र की हद अगर किसी ने पार कर दी है इसी पीरियड में, यानी 2019 31 अक्टूबर के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इतलाक हुआ और उसके बाद 20, 21 और 22 के अब तक इन अयाम में अगर किसी की एज कानूनी कवायद के या कवायद व ज़वाबित के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो उम्र की हद नौकरियों में रहती है, इन असामियों में जिनको कैंसिल किया गया है उनके लिए भी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं की गई है। तकरीबन जो हमारे पास एदाद-ओ-शुमार है जी, 15 से 1800 पोस्ट ऐसी थी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर एडवर्टाइज की गई थी PSC या SSB की तरफ से 31 अक्टूबर 2019 से पहले, और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस मुख्तलिफ मरहलों पर आ चुका था। क्योंकि अब सरकार ने यह फैसला लिया है तो ये देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और SSRB के लिए 31 अक्टूबर 2019 की हद जो मुकर्रर की गई थी, इस पर हंगामा ज़रूर देखने को मिलेगा। और सियासी तौर पर भी इस फैसले की तनकीद हो रही है और जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कसम कुर्सी के शिकार इस फैसले से हो रहे हैं। और लगातार जो आप भी हमारे सोशल मीडिया पर इस वक्त लिख रहे हैं, मुझे उस पर भी नज़र है, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बढ़ते हैं जी एक और ख़बर की ओर, ज़रा रोज़गार की ही बात करते हैं, क्योंकि सरकार ने अब खिलाड़ियों के लिए एक और रोज़गार फराहम करने की बात कही है। और अब खेल बाज़ाब्ता तौर पर एक कैरियर के तौर पर आप चुन सकते हैं, क्योंकि सरकार ने खेल मंसूबे और खेल पॉलिसी को
हरी झंडी कल दे दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का कल इजलास हुआ जहां खेल को लेकर बुनियादी फैसले लिए गए, वहीं पर पावर सेक्टर में मजीद बेहतरी कैसी लाई जाए और डिजिटल मीटरिंग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे किया जाए, उस पर भी खाका जो है वह कल खींचा गया है। कुछ बड़े फैसले हैं इनमें, जहां पर खिलाड़ियों की बेहतर कारकर्दगी पर आप देखते हैं कि हर रियासत और हर यूनियन टेरिटरी के अंदर स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंगली और मरकजी जो वजारत खेल है उसके अशतराक से नौजवानों को अवार्ड्स हर साल या तकरीबन 6 महीने के बाद दिए जाते हैं या उन्हें स्पेशली स्कॉलरशिप्स मिलते हैं जिस रकम से वो खेल सरगर्मियां जारी रख पाते हैं। कई लोग इनमें वीकर सेक्शन से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन हुकूमत इस सतह पर आकर उन्हें मदद करती है। इसी तरह का फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर इंतजामिया की तरफ से स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अब मंजूरी 2-3 चीज़ों को दी गई है। एक सालाना अवार्ड्स का ऐलान स्पोर्ट्स की फील्ड में। अब तक आपने देखा था कि लिटरेचर या आर्ट में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से प्रोग्राम्स हुआ करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर बॉलीवुड के साथ कई लोग जुड़कर उनकी बेहतर खिदमात के उन्हें अवार्ड दिया जाता रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स में सिवाय कहीं पद्मा अवार्ड के किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता, और ये सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो बहुत कम। इस बार हालांकि फैसल अली डार का नॉर्थ कश्मीर से नाम आया, लेकिन रियासती सतह पर यूनियन टेरिटरी लेवल पर आप देखेंगे कि साल भर में मुख्तलिफ कैटेगरीज में अलग अलग स्पोर्ट्स में क्या प्रोग्राम रहे, क्या कारकर्दगी रही, साल भर के 10 से 12 महीनों की परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की क्या रही, चाहे वो वुशु में हो, टाइकांडो में हो, या फिर आप हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, किसी भी आप खेल में देख लीजिए। नौजवान बेहतर प्लेटफॉर्म हासिल करने के बाद शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन कोई अवार्ड उन्हें नहीं अब तक मिलता था। उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, और एक तो जो सालाना अवार्ड है उसकी अनाउंसमेंट हुआ करेगी अब, और दूसरा जो कैश प्राइज दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है प्लेयर को स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत, उसको मंजूरी दे दी गई है। और डिपार्टमेंट जो है वो कई ऐसे प्रोग्राम्स यूटी और जिले सतह पर ऑर्गेनाइज करेगा। इन प्रोग्राम्स को करने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में भी खेलों के फरोग के साथ साथ जो पॉलिसी सरकार की है स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत और नए इकदाम के तहत मजीद आगे महकमा बढ़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्स पॉलिसी पर जनाब गुफ्तगू की गई है, वहीं पर 100% स्मार्ट मीटर भी लगाने हैं, और जो ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं उन ट्रांसमिशन लॉसेस को कम कैसे किया जाए, इस पर भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। डिस्कॉम को 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन बिजली मुहैया रहे लोगों को, इस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब देने के लिए कहा गया है। इधर जब आप डिजिटल मीटर की बात करें तो ये बात भी याद रखिएगा, डिजिटल मीटर लगना ही लगना है, और अब पुलिस की खिदमत को भी लिया जाएगा जहां पर मज़ाहमत होगी डिजिटल मीटर लगाने में। लेकिन जरा खेल की पॉलिसी पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमारे साथी सईद तजम्मुल इस्लाम भी ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी मुद्दत से इंतज़ार था कि खेल पॉलिसी सामने आए, और ये जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा डिसीजन लिया, पहले जिसको रखा गया था जनाब आप अपना फीडबैक दे आवाम के सामने रखा था, और फाइनली वो कंक्लूड किया गया। अब क्या मैं ये समझूं कि खिलाड़ी अब हौसला अफजाई उसकी हो जाएगी एक, और ये जो खेल की और लोग आ रहे थे उसके पहले कहा जा रहा था कि हाँ सिर्फ गिंदान, लेकिन अब ये एज ए कैरियर के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि अब रोजगार, सरकारी रोजगार इसके साथ जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए इशफाक साहब, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में ये वाहिद यूटी या स्टेट हुआ करती है जहां पर कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज़ेह तौर पर नहीं है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की आप बात करते हैं, चाहे अपार्टमेंट की बात करें, किसी भी माने में अगर आप एक खिलाड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस खसूसन उनसे रब्ता करता था, और न सिर्फ उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी, स्पॉन्सरशिप जाती, बल्कि आते आते PhD करने के बाद उसे कांस्टेबल की नौकरी दी जाती पा रहा था, और न ही डिपार्टमेंट के साथ इंसाफ कर पा रहा था जी। तब स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज़ेह तौर पर जामिया तरीके से तरतीब देने के बाद अब इन दिनों जो ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा था कुछ माह से, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुजहत गुल और बाकी अफसरान लगातार, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार के साथ राब्ता हुआ, और स्पोर्ट्स पॉलिसी को आगे लाने का मतलब ये है कि इसके मेरिट के साथ इंसाफ किया जाए। एक तो अगर ये नेशनल या इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में भी इन्हें जम किया जाए, नौकरी दी जाए, वहां से गेजेटेड कार्डर का पोस्ट मिलेगा। अब वो दिन गए कि एक शख्स PhD PG करके मार्शल आर्ट में अच्छा कारकर्दगी करने के बाद वापस आता है और कांस्टेबल बन जाता है, अब वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल है उसका, नेशनल तो वो DYSP तक जा सकता है। आपको याद होगा भारत के कितने ही खिलाड़ी, जोगिंदर शर्मा से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट में बड़े अहम कारनामे अंजाम दिए, और जब वापसी की तो एक बड़े ओहदों पर की। इसी तरह से अब एजाजी नौकरियां नहीं होंगी,
बात आपने जिक्र है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में इस तरह की स्पोर्ट्स पॉलिसी को कामयाब कर पाएंगे। और जिस वक्त आपने बड़ी अच्छा जी, क्या कोई सही तजमुल क्या कोई रिएक्शन खिलाड़ियों की तरफ से आया है? क्योंकि खिलाड़ी उसको काफी माइन्यूटली देख रहे थे और कई बार उन्होंने अपना फीडबैक भी सरकार को दिया था, और जब से पॉलिसी सामने रखी गई थी पब्लिक ओपिनियन के लिए, तो उसके बाद भी काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही थी कि जनाब ये चीजें हैं, यहाँ पर लिक्विनाज अगर इनको दुरुस्त किया जाएगा और ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्या वो जो फीडबैक आया था वो रिफ्लेक्ट हो पा रहा है इसमें? क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ एनुअल अवार्ड्स भी होनी है, कैश प्राइज, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें जो है एज ए करियर के तौर पर अब स्पोर्ट्स को लिया जाएगा। तो क्या खिलाड़ी जो है मुतमईन नजर आ रहे हैं? क्या आपकी किसी से बात हो पाई इनमें से? देखिए, बेशतर खिलाड़ियों की राय जो है वो अभी खिलाड़ी ही बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आसान नहीं होगा। एक खिलाड़ी जिसका करियर दांव पे लगा है और अभी बीजिंग ओलंपिक्स में हमारे जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी है, जब वो वापसी का हिस्सा हुआ तो उसका खेल तमाम हो गया, क्योंकि बाद में आपके इंटरनल टूर्नामेंट अपने डिपार्टमेंट्स के, लेकिन जो बाकी इस खिलाड़ी के टैलेंट को इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उसे खुली छूट देनी है, उसे अपने गेम के हवाले करना है, यहाँ से मुलाजमत भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन बेशतर खिलाड़ी कहते हैं स्पोर्ट्स पॉलिसी में एक हिस्सा अवार्ड सेरेमनी का है, और अभी अभी पद्मश्री के लिए फैसल डार को जिन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया नॉर्थ से साउथ और बाकी इलाकों में, उसे गुलाम नबी आजाद के अवार्ड के बराबर मिलाकर खड़ा कर दिया गालिबन, जिसका यह मतलब है कि खिलाड़ी की हौसला शिकनी न हो बल्कि खिलाड़ी की हौसला अफजाई हो। लेकिन दूसरी तरफ स्पोर्ट्स पॉलिसी में अब खिलाड़ी को काफी टाइम से चर्चा है कि खिलाड़ी जो नौकरी करते, वाटर स्पोर्ट्स में हमने कनो पोलो में कोई मेडल लाया, उसके बाद हम क्लास 4 में की तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस में लग जाते हैं, जो उनके साथ नाइंसाफी होती है। अब बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी जो है आज दिन भर इस पे चर्चा रह सकता है, और खिलाड़ी तो इसमें आज क्या कोई इस तरह का जिक्र हुआ है सैयद जमुल की अगर आपकी बेहतर परफॉर्मेंस है सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको अवार्ड या कैश प्राइज देकर एक तरफ नहीं कर जाएगा या आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, बल्कि सरकारी नौकरी और 4th क्लास से थोड़ा सा ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई फैसला इस तरह का या कोई जिक्र हुआ है इस बार की मीटिंग में? देखिए, मीटिंग में बहुत सारा चर्चा हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मीटिंग से पहले अगर कुछ अदवार चलते, वो स्पोर्ट्स प्रमोटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो लोग जिन्होंने खेल कूद को बड़े करीब से देखा, वो लोग जिन्होंने खेल को ऊपरी लेवल तक पहुंचाया, या खुद खेला होगा या बाकी जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चला होगा, क्योंकि इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, और उसके बाद एलजी साहब खुद जम्मू कश्मीर में खेल कूद को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से वो आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसियां हैं ये फेज वाइज में आएंगी और इसका नतीजा बहुत शुक्रिया जी सही तजमुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नजर रखिएगा आज की, जरा खिलाड़ियों से भी बात कीजिएगा कि वो इस को कैसे देखते हैं, क्योंकि उनके लिए माना जा रहा है कि एक गोल्डन एरा शुरू होने जा रहा है। जो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है कि खिलाड़ी को जो अभी तक शायद नेग्लेक्टेड था, लेकिन अब एक फ्रेमवर्क में उसे लाया गया है और क्लास 4 से ऊपर तक वो नौकरियां कर सकता है, खेल को भी प्रमोट कर सकता है, और दीगर जो खिलाड़ी है वो भी इसकी ओर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक बड़ा मंसूबा जो पूरे इंडिया के अंदर चल रहा था, अब उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा जी जम्मू कश्मीर के अंदर। बेघरों के लिए घर होगा, लेकिन ये कौन से बेघर होंगे, कैसे ये होगा, कौन करेगा, इस पर ज़रा डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे बात। उसके बाद आपको बताएंगे कि कोविड की भी सिचुएशन क्या कुछ है, और आगे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ हम शेयर करना जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।